आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी में आपकी नॉलेज के टुवर्ड्स पहला स्टेप प्रूव होगा, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप की। और जहां भी पॉसिबल होगा और जरूरी होगा छोटे छोटे निमोनिक्स यानी मेमोरी हिंट्स मैं आपको दे दूंगी, ताकि कुछ कुछ फैक्ट्स दिमाग में रुक जाएं जो जरूरी है। कुछ भी बात करें उससे पहले ये वर्ल्ड मैप देखिए। ऐसा ही मैप हम देखते हैं ऑन पेपर हो या ऑन स्क्रीन हो। अब वर्ल्ड मैप और दूसरी तरफ ये जो आप ग्लोब देखते हो, इसमें क्या फर्क होता है? हाउ इज अ ग्लोब डिफरेंट फ्रॉम अ मैप? इट इज अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। जिस धरती पे हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, उसका हमने एक 3D मॉडल बना दिया तो वो ग्लोब हो गया। इस ग्लोब को अगर आप कट करें, ओके, और उस पेज को आप ओपन कर दें और एक 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो मैप आ जाएगा वर्ल्ड का सामने। ठीक है, ओके। तो मैप और ग्लोब का डिफरेंस हमें हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं इस मैप पे हमें क्या क्या दिख रहा है। इस मैप पे हमें टू बिगिन विथ कुछ लाइंस दिख रही हैं। ये लाइंस क्यों बनाई गई होंगी? मैप का क्या काम होता है? मैप का काम होता है डायरेक्शन या लोकेशन में हेल्प करना। कोई चीज कहाँ लोकेटेड है उसके लिए मैप होता है। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये लाइंस आपको इस पूरे मैप पे किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करने या लोकेट करने में हेल्प करती है। ओके, देन आपको यहाँ कुछ लैंड मासेस या कुछ फिगर्स यहाँ दिख रहे हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप जिन्हें हम बोलते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। ये जो ब्लू पोर्शन आप पूरा देख रहे हैं, दिस इज द वाटर बॉडी, और ये ओशंस है, महासागर, इनके बारे में बातचीत करेंगे। और भी कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि कुछ रीजन्स हैं पॉपुलर जो मैप पे हर जगह नहीं दिखते पर आप कई बार उनको सुनते हो, जैसे कि मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं? ओशिनिया क्या होता है? तो आज का सेशन कहने को बहुत बेसिक है, लेकिन ये सेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी जरूरी है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लैटिट्यूड के साथ। अब देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे ये कुछ पैरेलल लाइंस बनी हुई दिख रही हैं। यस, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल होती हैं, इसलिए लैटिट्यूड बोलिए या पैरेलल्स बोलिए एक ही बात है। क्यों पैरेलल्स बोलते हैं? बिकॉज सी दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है ये, राइट? अब इन पैरेलल्स में कुछ पैरेलल्स या कुछ लैटिट्यूड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें सबसे पहला है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। जब भी कोई चीजें इंपॉर्टेंट होती है हम उनको नाम दे देते हैं ना। यस, कौन बार बार बोले 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री पैरेलल? तो हमने भी इसका नाम दे दिया है इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। पूरे हमारे अर्थ को बीच में से, मध्य में से काटने का काम करती है। हाँ, तो ये जो इक्वेटर है इसका मेन सिग्निफिकेंस बात करें तो ये इक्वेटर हमारी अर्थ को नोशनली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये यूरोप कौन से हेमिस्फेयर में आ रहा है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, इक्वेटर के ऊपर है ना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अभी इस पर्टिकुलर इमेज में नहीं दिख रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर के नीचे है, तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो हेमिस्फेयर समझ में आ गए, नॉर्दर्न एंड सदर्न। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम पैरेलल भी बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और इसलिए हमने उनका भी नाम दे दिया है। तो ये तो था हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ओके, यहां तक तो हमने देख लिया। अब ये देखिए, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसका भी हमने नाम दिया है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसी तरह से अब हमने नॉर्थ क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस पर्टिकुलर पैरेलल या लैटिट्यूड को देखो तो ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इक्वेटर के नीचे है, और इसको हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार कौन बोलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो नाम दे दिया। अब ये यूनिवर्सल नेम्स है, हर जगह इन्हें इन्हीं नाम से पुकारा जाता है। फिर ऊपर देखिए एक और लाइन आपको दिख रही है, दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल। क्यों? क्योंकि आर्कटिक ओशन के पास है ये।
अभी हम ओशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसी तरह से नीचे वाली लाइन देखिए, 66.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ था, ये साउथ है, और इसको हम बोलते हैं एंट आर्कटिक सर्कल। एंट यानी ऑपोजिट, आर्कटिक का ऑपोजिट हो गया एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये 5 पैरेलल्स या 5 लैटिट्यूड काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको कोई ऐसा कॉन्टिनेंट दिख रहा है जहां से ये तीनों लैटिट्यूड पास होके जा रहे हो? ये दिख रहा है, ये अफ्रीका, कैन यू सी दिस कॉन्टिनेंट? ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, तीनों यहां से पास होते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जाने जैसा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि अकेला कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जिनसे तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होते हो वो कौन सा है? अफ्रीका है। इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है इंपॉर्टेंट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपसे करते हैं, जल्दी बताइएगा। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी रिवर है, पूरे वर्ल्ड में देयर इज ओनली वन रिवर जो कि इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। वो ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस हिंट दे देती हूँ। वो अफ्रीका की एक रिवर है। तो वर्ल्ड की ओनली रिवर दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, उसका नाम जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अच्छा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, ये इंडिया में 8 स्टेट से पास होता है। दिस ऑल्सो यू शुड नो, ठीक है जी। तो आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आ गए हैं समझ में। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तरफ। देखो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कुछ बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हो तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक हिंट देती हूँ, है ना, एक निमोनिक दे देती हूँ। लैटिट्यूड जब हम बोलते हैं, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लेटा हुआ, ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल, लाइनें लेट गई हैं, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या आ रहा है? लॉन्ग वर्ड आ रहा है, तो ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। देखो मैं इनको कैसे बना रही हूँ, मैंने इन्हें पैरेलल नहीं बनाया। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती है वो पैरेलल नहीं होती, बिकॉज वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हुए हम बना रहे होते हैं। तो इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम इसको? मेरिडियन। अब जैसे देखो, लैटिट्यूड में हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक नाम था इक्वेटर। इसी तरह जो हमारा 0 डिग्री मेरिडियन होता है, हम उसको नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या नाम देते हैं? प्राइम मेरिडियन, ओके। और ये यूरोप में ग्रीनविच से पास होता है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। और यहीं से दुनिया भर का जो हम टाइम बोलते हैं ना, वो यहाँ से डिसाइड किया जाता है कि कहाँ किसकी घड़ी में कितना टाइम हम मान के चलेंगे, ओके। तो इस 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। यही दुनिया भर का टाइम डिसाइड करने में रेफरेंस माना जाता है। इस मेरिडियन के जस्ट उल्टा, जैसे कि ग्लोब पे देखो, अगर मैं कहूं दिस इज, आपको यहां से दिखे, ये है हमारा 0 डिग्री, दिस इज द प्राइम मेरिडियन। तो इसके बिल्कुल पीछे इधर दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि पूरा ग्लोब 360 डिग्री का है ना। तो 180 डिग्री पे आती है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहां नहीं दिखेगी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मेरिडियन है 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि अगर आपने वो लाइन क्रॉस की तो डेट बदल जाती है, ओके। तो 0 डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसके पीछे आएगा 180 डिग्री मेरिडियन, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। अब ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है। इस प्राइम मेरिडियन के, मान लीजिए ये ग्लोब है और ये आ रहा है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके जो लेफ्ट साइड में दुनिया बची वो कही जाती है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध, और जो राइट साइड में है दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। जैसे हम इंडिया की बात करें या एशिया की बात करें, तो मेजरली हम एशिया को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है, यानी कि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ता है। अमेरिकाज की बात करें तो हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज, क्यों? क्योंकि वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट पार्ट में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं। तो जैसे इक्वेटर ने नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड किया था, प्राइम मेरिडियन ने वेस्ट और ईस्ट में किया।
कुछ बच्चे वेस्ट और ईस्ट को लेकर के भी हो सकता है कंफ्यूज हो, तो इसको हमेशा वी से याद रखना। वी की स्पेलिंग क्या होती है? WE। तो जो इधर है वो वेस्टर्न है, इधर ईस्टर्न। ये छोटा सा हिंट है पर बेसिक बेसिक कंफ्यूजन दूर कर देता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गए। अब चलते हैं ये देखने के लिए कि लोकेशन ढूंढी कैसे जाती है मैप के ऊपर। तो ग्राफ याद है, स्कूल कॉलेज या कभी पढ़ा है ग्राफ? ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अगर हमें इस पॉइंट का, या फिर मैं एक और जगह ले लेती हूँ, अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है, तो मैं कैसे लोकेट करूंगी? मैं इसको एक्स एक्सिस पे देखूंगी और फिर मैं इसको वाई एक्सिस पे देखूंगी और मैं इसका लिख दूंगी 2 3, ये इसका लोकेशन हो गया। ऐसे ही होता है ना, राइट? सिमिलरली जब आप मैप के ऊपर लोकेशन ढूंढते हैं तो वो भी कोऑर्डिनेट्स की मदद से होता है और उसमें काम करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, तो मान लीजिए आपको वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन पता करनी है, किसी को भेजना है कोऑर्डिनेट, या जीपीएस सेट कर रहे हो आप, जिससे आपको, हम लोग गूगल मैप यूज करके डायरेक्शन ढूंढते हैं ना, तो वो भी कैसे होता है? वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन से ही आपको लोकेशन बता पाता है। तो अगर आपको वॉशिंगटन डीसी देखना है तो देखो, पहले हम लिखेंगे लैटिट्यूड, है ना, एक्स एक्सिस थी ना लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड देखो ये है 39 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया 39 डिग्री। अब ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा? 39 डिग्री है तो नॉर्थ होगा, तो 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर आप लॉन्गिट्यूड देखो इस पॉइंट का, तो ये है 77 डिग्री। 77 डिग्री, अब बताइए वेस्ट होगा या ईस्ट होगा? 77 डिग्री, 77 डिग्री, और ये अमेरिका है तो वेस्ट, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बात समझ में आ गई नॉर्थ और वेस्ट की? देखिए 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ये है 39 डिग्री, और ऐसे समझो, ये लो, ये था 0 डिग्री और ये भी था 0 डिग्री। अब हमने बोला हम जो लोकेशन ढूंढ रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका की है। नॉर्थ अमेरिका, हमको पता है नॉर्थ अमेरिका यहाँ कहीं आएगा, यानी वो इक्वेटर से ऊपर होगा और वो प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट में होगा, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। आ गई बात समझ में? ओके, चलिए, सो दिस इज हाउ हम एक जगह की लोकेशन लिखते हैं। तो इसकी लोकेशन हो गई 39 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये है वॉशिंगटन डीसी। इसी तरह से आप इंडिया में कहीं की भी लोकेशन ढूंढते हो या देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड पे कहीं की भी देख सकते हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, एक जगह ऐसी है पूरे ग्लोब पे जहां पे ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आकर के मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको? एक ही पॉइंट होगा ना ऐसा, प्राइम मेरिडियन भी आ रहा है, यहाँ से इक्वेटर आ रहा है, और ये एक जगह आके इंटरसेक्ट करते हैं। एक्चुअल में तो करते नहीं है बिकॉज इमेजिनरी लाइन है, पर हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां इनका इंटरसेक्शन नोशनल होगा। ये जगह कहाँ है? ये जगह है गल्फ ऑफ गिनी में, गल्फ ऑफ गिनी। ये अफ्रीका के पास ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। और ये जो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मीट कर रहे हैं? लैटिट्यूड भी 0 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड भी 0 डिग्री है, तो देखिए 0 0, और इस जगह को कहा जाता है नल आइलैंड। कोई आइलैंड नहीं है लेकिन इसे नल आइलैंड कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है। चलो, तो अभी तक हमने सारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मैप पे चीजें लोकेट कैसे की जाती हैं, जगह कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं, ये सारी बातें कर ली। अब हम चलते हैं लैंड मासेस की तरफ। जो मैप पे हमें ये लैंड मासेस दिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, ऊपर ही आ जाइए, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपको दिख रहा है ना सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन नहीं, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये रीजन्स हैं, मैं बाद में बताऊंगी इनके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर, राइट? अब कॉन्टिनेंट्स तो आपने पढ़ लिए, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उससे छोटा कॉन्टिनेंट। और चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया,
एशिया, अफ्रीका, सेकंड नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। आप इस राइमिंग से या जो थोड़ा सा रिदमिक बोलना मैंने जो गाया है आपके लिए, उससे भी दिमाग में रख सकते हो, नहीं तो अभी मैं एक और तरीका बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। देखिए मैप पे अपने हैंड मूवमेंट से आप याद रख सकते हो। एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, है ना। अफ्रीका के बाद सीधे इधर आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस लाइन को नीचे ले जाओ, एंटार्क्टिका। सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। अब ऊपर यूरोप और लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट तो पता होना ही चाहिए हमको, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और अगर आपको राइम की हेल्प लेनी है तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, दिमाग में रखिएगा। तो एरिया वाइज हो गई ये कहानी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन वाइज भी क्या यही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है? थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सोचो, थोड़ा सा खुद सोचो, क्या एंटार्क्टिका में सबसे कम पॉपुलेशन नहीं होगी? होगी, तो मतलब कुछ चेंज तो आएगा। तो एशिया, अफ्रीका, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी एशिया के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका में है। लेकिन अब हम अमेरिका नहीं जाएंगे, पहले ऊपर यूरोप जाएंगे। तो पॉपुलेशन वाइज एशिया के बाद अफ्रीका और फिर यूरोप आता है। फिर वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब रुको जरा, अब रुको जरा, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में से ज्यादा लोग कहाँ रहते होंगे? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे, एंटार्क्टिका में तो नहीं रहते होंगे। तो दिस इज हाउ द पॉपुलेशन कैटेगरी गोज। तो एशिया एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है, अफ्रीका सेकंड नंबर पे है। एरिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया था। पॉपुलेशन में यूरोप आ जाएगा, फिर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है, सिंपल, क्लियर, ऑलराइट। अब हम आते हैं ओशंस के तरफ। ये जितनी भी वाटर बॉडी आपको दिख रही है ना, इन लैंड मासेस के या कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ये ओशन है। वैसे तो सारे ओशन कनेक्टेड हैं, क्योंकि ओशन के बीच बीच में लैंड मासेस हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ फीचर्स और क्वालिटीज अलग होने की वजह से इनका नाम अलग अलग दिया गया है। तो कितने ओशन है पहले तो ये देखो। पैसिफिक ओशन, ये पूरा एस शेप का अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अरे फिर से पैसिफिक ओशन, ये वापस कैसे आ गया पैसिफिक ओशन? सोचो, गोल धरती थी, ये गोल धरती थी और ये था पैसिफिक ओशन। मैंने यहां से इसको कट किया और ये पेज ओपन कर दिया, मैंने ये पेज ओपन किया तो पैसिफिक ओशन दो तरफ चला गया। है तो एक ही, वापस जोड़ोगे तो पैसिफिक ओशन पास आ जाएगा, खोल दिया तो अलग अलग चला गया। आगे बात समझ में? यस, सो पैसिफिक ओशन एक ही है। और फिर आ जाता है ऊपर देखो आर्कटिक ओशन, और एक ओशन जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, जिसे एंटार्क्टिक या फिर सदर्न ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन। यहाँ देखिए, तो ये रहा पैसिफिक, ये अटलांटिक, ये इंडियन, ये आर्कटिक और ये है सदर्न ओशन। तो हमारे पास 5 ओशंस हैं। अब इनके अंदर भी हमें देखना है सबसे बड़े ओशंस। और सबसे बड़े की जब हम बात करें तो हम सिर्फ एरिया वाइज की बात नहीं करेंगे। एरिया वाइज सबसे ज्यादा डेप्थ कौन से ओशन में है, डीपेस्ट ओशन कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन से ओशन में सबसे ज्यादा, और कोस्ट लाइन यानी तट के साथ में रेखा, ये जितने भी कॉन्टिनेंट है इनसे कोस्ट लाइन बनाने वाला, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन बनाने वाला ओशन कौन सा है। तो देखो, इसको अभी छोड़ दो कोस्ट लाइन को, बाकी ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, एरिया, डेप्थ और वॉल्यूम, ये कॉमन है। आइए, इसका एक छोटा सा निमोनिक आप ले सकते हो, PAISA, पैसा, पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। लेकिन पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैप पे याद कर लो। शुरू करेंगे हम पैसिफिक ओशन से, जिसे हम प्रशांत महासागर भी बोलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा समुद्र है, या महासागर है, समुद्र नहीं महासागर है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ सबसे डीपेस्ट ओशन, यानी सबसे डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में
आप बताएंगे मुझे कौन सा है? चलिए बताइए। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट यानी धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? यू विल बी टेलिंग मी। देन वॉल्यूम, कितना पानी होल्ड किया हुआ है, ये इसमें भी पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर आता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे इधर ही चलते जाओ, राइट में आ जाओ, अटलांटिक ओशन, ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। कोस्ट लाइन छोड़ दीजिए, बाकी सब देखते चलिए। फिर और आगे आ जाइए, ये आपको पूरा इंडियन ओशन दिख रहा है, तो रटने की कोई बात ही नहीं है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। अब लार्जेस्ट के अंदर ये है आर्कटिक, ये है एंटार्क्टिक या सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन ज्यादा बड़ा है बिकॉज यहाँ बहुत सारे लैंड मासेस आ जाते हैं। तो सदर्न ओशन जो है वो फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट है, और ये जो आर्कटिक है ये फिफ्थ नंबर पे हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन को ना हो तो आप चाहें तो पैसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैसा में एस एस सदर्न, ए इज आर्कटिक। ओके, अब बात करते हैं कोस्ट लाइन की। ये तो हो गया एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम में। अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की। अच्छा, यहां पे भी एक चीज बता दूं आपको डेप्थ के बारे में। देखो, अगर हम बोलते हैं सबसे डीपेस्ट ओशन, यानी कि किसी ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहां तक गया हुआ है, तो नंबर 1 पे पैसिफिक, नंबर 2 पे अटलांटिक, नंबर 3 पे इंडियन, 4 पे सदर्न ओशन, और 5th पे आर्कटिक है ना? 5th पे आर्कटिक है। लेकिन अगर हम एवरेज डेप्थ की बात करें, यानी कि उस ओशन के सारे डेप्थ का एवरेज निकाल ले, कहीं पे बहुत डीप होगा, कहीं पे कम डीप होगा, अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो फर्स्ट पे पैसिफिक है, सेकंड पे अटलांटिक है, नहीं, सेकंड पे इंडियन ओशन आ जाएगा। यानी कि इंडियन ओशन की जो एवरेज डेप्थ है, सारे पॉइंट्स की डेप्थ का एवरेज निकालोगे तो इंडियन ओशन एवरेज डेप्थ में ज्यादा है और अटलांटिक थर्ड हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डीपेस्ट ओशन में बताइए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो डीपेस्ट का मतलब उस ओशन का सबसे डेप्थ वाला पॉइंट कहां तक गया हुआ है, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशन ही रहेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, चलो अब हम आते हैं कोस्ट लाइन पे। ठीक है, कोस्ट लाइन में बेटा बस एक ही चीज का डिफरेंस आएगा, वही पैसिफिक फर्स्ट पे, वही अटलांटिक सेकंड पे, वही इंडियन ओशन थर्ड पे। अब मुझे बताइए, कोस्ट लाइन बनाने के लिए आपको आसपास लैंडमास की जरूरत है ना? जैसे ये देखो, कोस्ट लाइन का मतलब ये कितनी कितनी तट की रेखाओं को टच कर रहा है, यानी कितने कोस्ट को टच करता है ये ओशन। तो आर्कटिक ओशन के आसपास लैंडमास बहुत ज्यादा है, एंटार्क्टिक के पास ज्यादा थोड़ी है, बस एक एक कॉन्टिनेंट है सिंगल सा, बहुत ज्यादा लैंडमास नहीं है। इसलिए कोस्ट लाइन के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन हो जाता है, और फिफ्थ पे आता है आपका सदर्न ओशन। आ गई बात समझ में? रटने की जरूरत ही नहीं, मैंने लॉजिक दे दिया आपको। ओके, सो लार्जेस्ट एरिया, डीपेस्ट की हम बात करें या हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करें तो पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। और सिर्फ कोस्ट लाइन में ऐसा होगा कि सदर्न और आर्कटिक अपनी एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। क्लियर? तो आपके जो मेजर बेसिक्स हैं वर्ल्ड मैप के अभी तक कंप्लीट हो गए। आपने सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिए, कॉन्टिनेंट के बारे में हमने बात कर ली, हमने मैप के ऊपर चीजें लोकेट कैसे करते हैं वो समझ लिया, हमने ओशंस के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं कुछ फेमस रीजन्स इन दी वर्ल्ड जो आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे और ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलो इनकी क्लैरिटी ले लेते हैं। स्टार्टिंग विथ यूरेशिया। यूरेशिया आपने टर्म सुनी होगी, हो सकता है नहीं सुनी तो आज सुनिए। यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ना कोई कंट्री है। यूरेशिया इज बेसिकली यूरोप और एशिया को मिला करके जो रीजन बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रीजन कभी आपसे पूछ लिया जाए रीजन, तो कौन सा होगा? दुनिया का लार्जेस्ट रीजन इज यूरेशिया। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, यूरोप और एशिया के बीच का डिमार्केशन कैसे होता है? क्योंकि कॉमन लैंडमास है, तो यहाँ पे होते हैं यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन, और यहाँ पे होते हैं कॉकसस माउंटेन, कॉकसस माउंटेन। तो यूराल माउंटेन, कॉकसस माउंटेन, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज कैस्पियन सी, और ये आपको दिख रही है ब्लैक सी, है ना? और यूराल रिवर भी बहती है। तो ये बेसिकली एशिया और यूरोप को डिमार्केट करते हैं। लेकिन जब आप एशिया और यूरोप को एक साथ ले लेते हो तो वो रीजन बन जाता है यूरेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट रीजन लेते हैं।
मिडिल ईस्ट, न्यूज में कई बार सुनते हैं ना, मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, वॉर हो गई, तो व्हाट इज दिस मिडिल ईस्ट रीजन? बेसिकली जो एशिया है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट एशिया, जैसे कि आप देख रहे हो ईरान देख रहे हो, ये सारे कंट्रीज जो कि अरेबियन पेनिनसुला के हैं, ये जो आपको सैंटा क्लॉज के सॉक्स जैसा दिख रहा है शेप, ये अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं हम इसे, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, लेकिन अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे इजिप्ट आ गया, कुछ हिस्सा यूरोप के साउथ का, जैसे टर्की हो गया, टर्की एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जब आप आपस में मिलाते हो या इस रीजन की जब आप बात करते हो, तो आप बात कर रहे हो मिडिल ईस्ट रीजन की। तो आप कभी न्यूज में ये रीजन आएगा तो यू नो इट। देन एक रीजन होता है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया या हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो अगेन इट इज अ रीजन और ये यूरोप के नॉर्थ में आता है। देखो ये नॉर्वे कंट्री है, ये पूरी ये नॉर्वे है, इसके पास में ये स्वीडन है, और यहाँ ये नीचे ये डेनमार्क है। तो जब हम डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन यानी डीएनएस ले सकते हो आप, है ना, डीएनएस यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन की बात करें तो हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी इस रीजन स्कैंडिनेवियन रीजन की कंट्री। एक और रीजन बता दूं, नॉर्डिक रीजन तो नहीं, हम एक और टर्म यूज करते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। इन्हीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब आप आइसलैंड और फिनलैंड जोड़ लेंगे और इनकी जो भी टेरिटरीज आती हैं इनके अंडर में, जैसे ये फरो आइलैंड वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो आइसलैंड, फिनलैंड और ये तीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपने जोड़ ली, तो आपने बना दी हैं अपने दिमाग को समझने के लिए नॉर्डिक कंट्रीज। तो कभी ये टर्म आएगी तो नाउ यू नो नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेविया बोथ। ओके, लैटिन अमेरिका, व्हाट इज लैटिन अमेरिका, व्हाट इज सेंट्रल अमेरिका, व्हाट इज कैरिबियन, ये समझो। देखो हमें पता है दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अभी पढ़े भी हैं हमने। नॉर्थ अमेरिका में ही आता है मेक्सिको, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली ये जो बीच की कंट्रीज आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। ये कैरेबियन सी दिख रही है, कैरेबियन सी के आसपास आपको ये आइलैंड्स दिख रहे होंगे, इन आइलैंड्स को बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड्स। ओके, तो अगर हम सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको और कैरेबियन आइलैंड्स को साथ में कंसिडर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं। और इसकी खास बात क्या है, इन सभी जगहों पे मेनली बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच। इनको रोमांस लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच बोले जाने वाले रीजन, पर्टिकुलरली मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका, ये मिलकर के बन जाते हैं लैटिन अमेरिका। क्लियर हो गया? ओशिनिया, कई जगह कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैम ओशिनिया कॉन्टिनेंट है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ओशिनिया रीजन है जिसके अंदर ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, न्यूजीलैंड आपको देखने को मिल गया, और ये छोटे 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 आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन में फैले हुए। इन आइलैंड्स के ग्रुप को भी अलग अलग नाम दिया जाता है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, है ना। तो ये सारे आइलैंड्स और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिल करके एक रीजन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ओशिनिया, पैसिफिक ओशन में। क्लियर? सो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हमने वर्ल्ड मैप के बारे में जो भी बेसिक्स हैं वो तो पढ़े ही, साथ में कुछ पॉपुलर रीजन्स भी मैंने आपको बता दिए। अब फ्यूचर में कभी आप इनके बारे में सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे ये तो कॉन्टिनेंट भी नहीं है, ये तो कंट्री भी नहीं है, ये क्या है? तो दीज आर दी रीजन्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। अब अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन चेक आउट परचम एप्लीकेशन। अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं, अपनी नॉलेज के लिए सेशंस देख रहे हैं, देन आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी करनी हो तो परचम की हेल्पलाइन नंबर इज गिवन हियर, 9929507407। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो मंडे टू सैटरडे बिटवीन 10 AM to 6 PM, और परचम एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो करके, और जो भी कंटेंट अवेलेबल है यू कैन मेक यूज ऑफ इट। और अगर आपको वेबसाइट विजिट करनी है देन parchamclasses.in इज द वेबसाइट। सो इट वाज लवली टेकिंग दिस बेसिक सेशन। क्या कोई टॉपिक है जो आप चाहेंगे कि मैं बिल्कुल बेसिक से
उसको भी डील करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आई विल डिसाइड विच टॉपिक टू टेक अप नेक्स्ट. Until we meet next, take very good care of yourself. Bye bye.